ये कहानी यहीं से कंटिन्यू होती है जहां सीमू अभी भी जेंडरलॉन्ग का सामना कर रहा होता है, लेकिन अचानक वहां नेदरवर्ल्ड की दुनिया की बुरी ताकत इंटरफेयर करती है। जेंडरलॉन्ग इस चीज से शॉक हो जाता है क्योंकि वो इन बुराइयों को पहले भी देख चुका होता है और फिर दोनों अपनी अपनी जगह इन ईविल ट्रूप्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं। यहीं पर सीमू को एक क्लियर डिफरेंस महसूस होता है। अगर इन ईविल फोर्सेस को उन बुराइयों से कंपेयर किया जाए जिनका उसने पहले नेदरवर्ल्ड में सामना किया था, तो ये वाली ईविल ट्रूप्स काफ़ी ज़्यादा वीक होती हैं पहले के मुकाबले में। उसके बाद सीमू एस्केप करने की कोशिश करता है, लेकिन जेंडरलॉन्ग समझ जाता है कि सीमू भाग रहा है, इसलिए वो उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन सीमू अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी की वजह से बहुत तेज़ मूव करता है। भागते हुए सीमू ईविल ट्रूप्स को जेंडरलॉन्ग की तरफ थ्रो कर देता है, जिससे जेंडरलॉन्ग रुक जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर सीमू वहां से फुल स्पीड में निकल जाता है। दूसरी तरफ ग्रेट गुरु काकेसिरान यंका के पास वो रियलाइज करता है कि अंडरवर्ल्ड की बुराइयां उनकी दुनिया में अपीयर हो चुकी हैं, जो सबके लिए बहुत बड़ा डेंजर बन सकती हैं। वहां सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये सब किसने किया। उनका शक ग्रेट माउंटेन के सेक्ट पर जाता है। यहाँ काकेसिरान यंका अधिपति वे से बात करता है, जहाँ ग्रेट गुरु अधिपति वे के खिलाफ अपनी पोजीशन छोड़ देता है, जबकि गुरु आगे बढ़ता है सांगदेवा कूनो को रोकने के लिए। वो बहुत तेज रफ्तार से वहां की तरफ मूव करता है, लेकिन सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही होती है। खून से पैदा होने वाली मखलूकात अब काफ़ी नहीं होती, क्योंकि एम्परर ड्यूटियन की कॉल से और भी ज़्यादा क्रीचर्स निकलकर आ रही होती हैं और हर एक के साथ वो और ज़्यादा पावरफुल होती जा रही होती हैं। गुरु को लगता है कि अगर इस सिचुएशन को यूं ही छोड़ दिया गया तो हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि पूरी सिचुएशन को खुद ऑब्जर्व करेगा और सबसे पहले एम्परर ड्यूटियन की कॉल को बैन करेगा, साथ ही बाकी तमाम ईविल फोर्सेस को भी। उसका प्लान होता है कि जो चीज़ एम्परर ड्यूटियन का सोर्स बन चुकी है उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो एम्परर ड्यूटियन और बाकी ईविल को भी मारा जा सकता है। इसी दौरान सीमू जब आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो अचानक वो शॉक में आ जाता है, क्योंकि एम्परर ड्यूटियन जिसने ये कॉल की होती है उस जगह से एक होली पावर जाहिर होती है। ये चीज़ सिचुएशन को और भी ज़्यादा शॉकिंग बना देती है, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि ये पावर इतनी जल्दी समन हो जाएगी। सब लोग अभी तक ये सोच रहे होते हैं कि ये सिर्फ ग्रेट माउंटेन सेक्ट की एक मिथ या पुरानी कहानी है, लेकिन ये सब देखकर उन्हें लगने लगता है कि एंशिएंट गॉड उनके साइड पर है, जो लोग किसी के भी साइड पर नहीं होते वो हर उस चीज को तबाह कर देते हैं जो उनके रास्ते में आए। और यहीं पर गुरु बेसर ऑफ न्यांका खुद बैटलफील्ड की तरफ निकल पड़ता है, जहां उसे दूसरे क्रिमिनल्स डिफेंड कर रहे होते हैं। लेकिन गुरु बेसर ऑफ न्यांका के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। वो अपनी पावर का यूज करके क्रिमिनल्स पर सीधा अटैक करता है, जिससे वो बहुत आसानी से डिफीट हो जाते हैं, जैसे पलक झपकते ही सब क्लियर हो गया हो। इस सब के बीच चीमू खुद को और भी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है, क्योंकि सिचुएशन और ज्यादा कंफ्यूजिंग हो चुकी होती है। चीमू डिसाइड करता है कि अब उसे तुरंत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और उसका इरादा होता है कि इस डीटी के सोर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन केसर द्वितीयन की अपीयरेंस चीमू के लिए चीजों को और भी मुश्किल बना देती है। और तब अचानक एक बहुत ही तेज और ब्राइट रोशनी जाहिर होती है, जो केसर ऑफ न्यांका की तरफ से आ रही होती है। वहां ये बात एडमिट होती है कि ये ऑरा किसी बहुत ही बड़ी पावर से आ रही है। उसके बाद टिएन के बीच से एक रोशनी उठकर खड़ी होती है, और जब सब लोग देखते हैं तो पता चलता है कि ये रोशनी एक सोर्ड पिल से निकल रही होती है। वो सोर्ड पिल जो साइज में काफ़ी बड़ी होती है, फौरन एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बना लेती है और केसर द्वितीयन के पैर को पकड़कर उसे वापस अंडरवर्ल्ड की तरफ खींचने की कोशिश करती है। केसर द्वितीयन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि कोई उसे रोकने की हिम्मत कर रहा होता है। गुस्से में आकर केसर द्वितीयन अपनी पूरी स्ट्रेंथ की ऑरा रिलीज करता है ताकि उस फॉर्मेशन को तोड़ सके, और आखिरकार ये कोलिजन हो ही जाती है। इसी इंटेंस फाइट के बीच आखिरकार गुरु ऑफ न्यांका बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। ग्रेट गुरु ऑफ न्यांका पूरे सुकून के साथ केसर द्वितीयन की तरफ बढ़ता है, लेकिन द्वितीयन उसे एक एरोगेंट हस्ती समझकर अंडर एस्टिमेट कर देता है। इसी गलत फहमी में द्वितीयन अपनी ट्रूप्स के साथ गुरु पर अटैक कर देता है, लेकिन गुरु अपनी सोर्ड के साथ सीधा काउंटर करता है और लगातार क्रीचर्स को स्टैब करता चला जाता है, एक के बाद एक। इस मोमेंट पर पहली दफा हम गुरु की असली फाइटिंग इंटेंसिटी देखते हैं। वो बिल्कुल रूथलेस और अनस्टॉपेबल लग रहा होता है
और सबसे शॉकिंग बात ये होती है कि गुरु केसर नियांग का केसर द्वितीयन पर बहुत ही आसानी से अटैक कर लेता है। एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है जो मल्टीपल लेयर्स को तोड़ देता है और बैटलफील्ड को डिवाइड कर देता है। अब सब लोग बीमा शक्ति से भी ये मंजर देख सकते होते हैं, क्योंकि ग्रेट गुरु केसर नियांका और केसर द्वितीयन के बीच की टकरार ने पूरी जगह को चीर कर रख दिया होता है। और यहाँ सीमू पूरी तरह अमेज्ड हो जाता है, क्योंकि इस वक्त वो सबसे पावरफुल हस्ती को अपनी आंखों से देख रहा होता है। सीमू खुद एडमिट करता है कि ये शख्स वाकई पकाडिस जैसे गॉड कहलाने के लायक है। इस सीन से फाइटर्स का मोराल स्काई रॉकेट कर जाता है, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि ये दाशा किसी बहुत ही बड़ी पावर से आ रही है और ये सिर्फ एक सोर्ड है, लेकिन उसकी पावर नेक्स्ट लेवल डिस्ट्रक्टिव है। इसी वक्त अधिपति वाई अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर देता है कि फौरन मूव करें और बैटल कंटिन्यू करके टियानबो सिटी का कंट्रोल दोबारा हासिल करें। लेकिन गुरु का इम्पैक्ट अभी खत्म नहीं होता। आसमान से आने वाली वो सोर्ड जो ग्रेट गुरु की तरफ से होती है उन एनिमीज पर अटैक करती है जो अभी तक रेजिस्ट कर रहे होते हैं। फिर गुरु बसार पूरी तरह से उस सोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जहां से तमाम इविल कॉल्स आ रही होती हैं, जिनमें एम्परर द्वितीयन की कॉल भी शामिल होती है। इसके बाद सारी इविल फोर्सेस बैनिश हो जाती हैं। गुरु बसार सोर्ड के असली ओनर की अराइवल को रिस्पेक्ट देता है और चाहता है कि उससे मुलाकात करे, लेकिन सोर्ड का ओनर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। वो बस अपनी सोर्ड वापस लेता है और चला जाता है। यहाँ सीमू उस डायरेक्शन में फॉलो करता है ताकि देख सके कि सोर्ड का असल मालिक कौन है। आखिरकार वो वही यून से मिलता है। ग्रेट टीचर को सुकून महसूस होता है क्योंकि चैन वाई यून बिल्कुल ठीक होता है। चैन वाई यून एक्सप्लेन करता है कि वो इसलिए बच गए क्योंकि वो ग्रेट माउंटेन के मेंबर्स थे, लेकिन इंपीरियल के बाकी मेंबर्स का फेट अभी क्लियर नहीं होता और बहुत से लोग ऑलरेडी विक्टिम बन चुके होते हैं। उनमें से एक सीमू का नाम भी होता है, जिसका हाल अभी अननोन होता है। चैन वाई यून ग्रेट मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी ट्रूप्स को ऑर्डर दें ताकि स्टूडेंट्स को ढूंढा जा सके, जिनमें सीमू भी शामिल है। ये सुनकर ग्रेट मास्टर को सीमू पर शक होने लगता है क्योंकि वो अचानक गायब हो चुका होता है। इसी दौरान सीमू सोर्ड पिल को फॉलो करता रहता है और आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाता है जहां सोर्ड पिल गैदर होती है। सोर्ड पिल एक बॉक्स के अंदर चली जाती है और सीमू जब बॉक्स चेक करने लगता है तो अचानक सोर्ड पिल का असली ओनर सामने आ जाता है। और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट होता है, वो कोई और नहीं बल्कि सीमू के बिसु के ग्रैंडपा होते हैं। सीमू फौरन उन्हें गले लगा लेता है क्योंकि वो प्रीस्ट को बहुत मिस कर रहा होता है। इसी मोमेंट पर सीमू रियलाइज करता है कि इसी प्रीस्ट ने उसकी जान बचाई थी और उसे एम्परर द्वितीयन को ऑब्जर्व करने का मौका भी दिया था। लेकिन इस बॉम्ब मोमेंट के बीच अचानक शॉक आ जाता है क्योंकि नियांका के गुरु वहाँ पहुँच चुके होते हैं। टीचर फौरन प्रीस्ट को रिस्पेक्ट देता है क्योंकि वो जानता होता है कि ये प्रीस्ट बिसु कोई आम शख्स नहीं है, वो पुराने दौर का एक अजीम हस्ती है। इसी वजह से गुरु बिसार उन बुजुर्ग हस्तियों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि वो मानता है कि ओल्ड एरा के लोगों के पास ऐसी यूनिक एबिलिटीज होती हैं जो गुरु बिसार ने पहले कभी नहीं देखी, हत्ता के पहले के गुरु बिसार के पास भी नहीं। गुरु बिसार चाहता था कि बिसु से कुछ सवालात पूछे, लेकिन क्योंकि प्रीस्ट बोल नहीं सकता इसलिए उसने साइन लैंग्वेज का यूज किया। ये देखकर टीचर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन सीमू बीच में मदद करता है और साइंस को ट्रांसलेट करता है। सीमू बताता है कि प्रीस्ट ने ये एडमिट नहीं किया कि वो ओल्ड एरा से है, बल्कि वो कहता है कि मैं अभी भी यंग हूँ, लेकिन असल में ये एक तरीका होता है अपनी हस्ती को लो प्रोफाइल रखने का, ताकि वो खुद को ज्यादा बड़ा जाहिर ना करे। सीमो ये भी ट्रांसलेट करता है कि प्रीस्ट की डिवाइन पावर अब कम हो चुकी है और वक्त और उम्र की वजह से उसकी बहुत सी एबिलिटीज भी गायब हो चुकी हैं। फिर थोड़ी सी अफसोस के साथ, क्योंकि गुरु बिसार अपने मास्टर को देखना चाहता था, प्रीस्ट अपनी स्वॉर्ड की सील थोड़ी सी रिलीज करता है जो पहले छुपी हुई होती है। ये देखकर गुरु बिसार बिल्कुल शॉक हो जाता है क्योंकि बॉक्स के अंदर बहुत सारी कॉस्मिक चीजें होती हैं जिन्हें वो पहचान लेता है। उसके बाद प्रीस्ट अपना एक और चीज निकालता है, साबित का ट्रेजर, जो पहले से ब्रोकन होता है। गुरु बिसार पमाम बिसु को ऑफर देता है कि अगर वो अपनी एबिलिटीज वापस हासिल करना चाहे तो गुरु बिसार उसकी मदद कर सकता है, लेकिन पमाम बिसु फौरन साबित का ट्रेजर यूज करता है और एनिमीज को खत्म करने चला जाता है। इस पर गुरु बिसार और भी ज्यादा हैरान हो जाता है कि सीमू की पहचान इतनी बड़ी हस्ती पमाम बिसु से कैसे हो सकती है। सीमू कामली जवाब देता है, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, दासू से। चाहे सीमू अब तेतियाम का हेड हो, फिर भी वो खुद को एक बड़ी दासू फैमिली का मेंबर मानता है। गुरु बिसार सीमू की तारीफ करता है क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होना भी एक बड़ी बात होती है। यहीं पर हमें पाक कदेस की बातें याद आती हैं, जिन्होंने पहले भी कहा था कि पाक कदेस बहुत सीरियस और अलग लेवल का है। ये भी कहा जाता है कि पाक कदेस खुद से भी ज्यादा पावरफुल किसी को मानता था, हत्ता कि सबसे भी ज्यादा, लेकिन ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई। अगर ये सच निकली तो पाक कदेस गुरु बिसार से भी ज्यादा पावरफुल होगा। दूसरी तरफ जनरल लॉन्ग अभी भी अनॉयड होता है, फिर उसका मूड बदलता है। एक बेटा होने के नाते वो खुश होता है क्योंकि उसका बाप जिंदा होता है। सोचो तो एक कितनी खूबसूरत चीज है, एक वॉरियर का ऐसे ट्रेन होना वाकई स्पेशल होती है। उसके बाद आया जनरल लॉन्ग को कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारी देता है
क्योंकि संग आया अपने जिस्म के लिए रिट्रीट लेना चाहता है। जनरल लॉन्ग ये जिम्मेदारी एक्सेप्ट करता है और यहीं पर वो डिसाइड करता है कि अब वो फौरन सीमू को ढूंढेगा और नागा और अपने बाप के नुकसान का बदला सीमू पर एहसान चुकाकर वापस करेगा। और यहीं पर स्टोरी ये एपिसोड खत्म होती है। कॉन्टिन्यूएशन के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, कल या अगले हफ्ते। और हाँ, याद दिलाता है कि ये कहानी सिर्फ फिक्शन है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है और ये एक नॉवल से इंस्पायर्ड है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या, बाय।